हेलो एंड वेलकम टू आवर दिस आपका रेडियो कॉल। आज हमारा 186 वीक है आपका रेडियो में, और आज हमारे साथ हैं शेषपाल, जो कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में स्टेट प्रेसिडेंट हैं मीडिया और सोशल मीडिया के लिए। सो वेलकम शेषपाल जी टू आवर आपका रेडियो कॉल। धन्यवाद सर। आदित्य जी, आपने समय दिया और मुझे आमंत्रित किया यहाँ पे, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी और सी से का वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं। तो इस कॉल को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा आपके बारे में जानते हैं कि मेरा नाम शेषपाल सकलानी है। मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी धर्मपुर विधानसभा से बिलोंग करता हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा था। तो 2010 में हम लोग दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ मेरा। तो 2010 से जब अन्ना आंदोलन पीक पे था, तो हम लोग उस टाइम मतलब जब भी टाइम होता था, आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर में कितना टाइम होता है लोगों के पास, पर फिर जब भी हमारे पास टाइम होता था तो हम लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद 2010 से लेके मतलब आम आदमी पार्टी की फॉर्मेशन 2012 में हुई, 26 जनवरी को। तो उसमें भी हम लोग रहे वहाँ पे, बट इतना एक्टिवली नहीं काम कर रहे थे। मतलब जहाँ जहाँ टाइम निकलता था तो वहाँ पे हम लोग, चाहे छोटा सा आंदोलन हो या कोई प्रोटेस्ट हो, तो वहाँ पे हम लोग, हमारा जाना आना दिल्ली में रहता था, क्योंकि मैं कालका जी नेहरू प्लेस में रहता था। तो वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती थी और बहुत सारे हमारे साथी थे हिमाचल प्रदेश से जो हमारे कनेक्ट में थे और वो भी उन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। तो उसके बाद ये जर्नी ऐसे ही चली रही कि हम सोशल मीडिया में प्रमोट कर लेते थे जहाँ पे हमें लगता था कि नहीं, कुछ आम आदमी पार्टी कुछ अच्छा कर रही है। तो हम जो भी एक्टिविटीज होती थी या कहीं पे भी हम जाते थे, तो जैसे मेरा ट्रैवलिंग का ही जॉब था, तो मैं मोस्टली सारी स्टेट में घूमता था। तो वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे लोग रहते थे जो पॉलिटिकल डिबेट्स में आते थे, तो हम लोग बातें करते थे दिल्ली की कि नहीं, दिल्ली में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो लोग हमें बोलते थे नहीं यार, तुम लोगों को तो फ्री का मिल रहा है सब कुछ वहाँ पे। मैं कहा भाई अच्छी बात है, हमें मिल रहा है। तो उसके बाद जब अभी ये जो कोरोना जो कोविड 19 का जो दौर शुरू हुआ, तो लॉकडाउन लगा, तो हम लोग भी, हमें भी मौका मिला कि अपने गांव जाएं, घर जाएं। तो जब हम लोग घर गए तो 3-4 महीने वहाँ पे रहे। तो उस टाइम जो सिनेरियो हमने अपने गांव और आसपास का देखा, तो हमें लगा कि नहीं यार, यहाँ पे बहुत ज़रूरत है अभी, और हम लोगों को एक्टिवली राजनीति में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्योंकि हिमाचल की जो जियोग्राफी है, आपको पता ही है कि वहाँ पे हिल स्टेशंस है, पहाड़ी एरिया है ना। रोड्स की हालत बहुत खराब है। हॉस्पिटल, मतलब अगर हम बात करें तो तहसील लेवल के हॉस्पिटल में आपको वहाँ पे एक्सरे मशीन्स नहीं मिलेंगी। तो मतलब बहुत मेडिकल जो कंडीशंस थी बहुत पुअर थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, रोड्स की बात करें या बिजली पानी की बात करें, तो उन सब चीज़ों में हमें लगा कि नहीं, इससे बेटर तो दिल्ली में तो सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा एक्टिवली काम करना शुरू किया, और टाइम भी था तो हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ जुड़े। और उसके बाद लोगों ने ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आप इसको देखो। तो अभी मैं एक्टिवली अभी काम कर रहा हूँ आम आदमी पार्टी में। तो जैसे अभी जो हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों जी को हिमाचल प्रदेश के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में पता नहीं है। तो थोड़ा जी। अगर उसके बारे में बता दें तो काफ़ी मीन्स हेल्पफुल रहेगा हम लोगों के लिए। देखो, हिमाचल प्रदेश में अभी तक का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था, वहाँ पे दो ही पार्टीज हमेशा रूल करती है। मतलब उन्होंने एक तरह से अगर हम बात करें तो उनका एक फिक्सिंग है कि 5 साल बीजेपी राज करेगी, 5 साल कांग्रेस राज करेगी। और पिछले 20-25 सालों से यही होता आ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम एजुकेशन की बात करें तो पहले तो नंबर 2 पे आती थी, पर अभी नंबर 5 से 6 पे हेलो। अगर एजुकेशन में बात करें हम लोग, तो उसमें है। तो लोग काफी एजुकेटेड हैं, पर दिक्कत यही थी कि रोजगार के साधन नहीं थे, तो लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। तो वहाँ पे जो लोग एक्टिवली, जो बीजेपी और कांग्रेस का जो सिनेरियो है वहाँ पे कि जो बारियां उन्होंने जो बांटी हुई थी, तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन था। और अभी आम आदमी पार्टी जिस 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 तरह से काम कर रही है हिमाचल प्रदेश में, तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में एक अच्छी पोजीशन पे आ जाएंगे। राइट। अभी आपने कोविड के बारे में मेंशन किया था, तो वहाँ पे सिचुएशन क्या है कोविड की? लोग
और आम आदमी पार्टी वहाँ पे कैसे हेल्प कर रही है कोविड के मामले में? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैनिक हुआ था हिमाचल प्रदेश में, तो हम लोगों ने वहाँ पे कोविड के दौरान हम लोगों ने कम से कम 5 लाख लोगों का ऑक्सीजन लेवल टेस्ट किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से हमने 4,000 से 5,000 के करीब ऑक्सीमीटर डिस्ट्रीब्यूट किए लोगों को। तो हमारे ऑक्सीमित्र केंद्र खुले हुए थे हर गांव में, मतलब जहां जहां हमारी स्ट्रेंथ थी वहां पे हमने ऑक्सीमित्र केंद्र खोले थे। और हम लोग गांव गांव जाके, हमारी टीम गांव गांव जाके ऑक्सीजन लेवल टेस्ट करती थी लोगों का। और जहाँ पे लगता था कि नहीं आप में कुछ ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो रहा है, तो हम उनको रिकमेंड करते थे कि आप डॉक्टर के पास जाएं और वहां पे जाके अपना चेकअप कराएं। तो इस तरह से हमने मतलब काफी हेल्प किया लोगों का, और 5 लाख से ऊपर लोगों का हमने ऑक्सीजन लेवल टेस्ट किया जो हमारे पास डाटा में है। राइट। तो वहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है अपनी ऑक्सीजन लेवल फ्री में चेक कराने के लिए, क्योंकि शुरू में आपने बोला कि दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री मिलता है, तो वहाँ पे लोगों का कैसा जी रिएक्शन था? नहीं, बहुत अच्छा रिएक्शन था। लोग बड़े खुश थे क्योंकि वहाँ पे सरकारें फेल हो चुकी थी, सरकार की तरफ से कोई भी इंतजाम नहीं थे। लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में ऐसे ही मतलब जैसे जेल होती है वैसे डाल दिया जाता था। तो हमने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई, और दिल्ली से हमारे को बहुत हेल्प मिली सेंट्रल कमेटी की तरफ से, कि उन्होंने हमारे को ऑक्सीमीटर उपलब्ध कराए और हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट भी किए और खुद जाके लोगों का ऑक्सीजन लेवल भी टेस्ट किया। तो लोगों में बहुत पॉजिटिविटी थी कि नहीं, ये लोग सही महीने में काम कर रहे हैं। राइट। उसके बाद हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भी हॉस्पिटल्स में और ऑफिसेज में ऑक्सीमीटर रखना शुरू किए जब हमने ये अभियान शुरू किया। तो गवर्नमेंट को भी कुछ सीखने को मिला कि नहीं, आम आदमी पार्टी जब काम करती है तो बहुत अच्छे तरीके से करती है, और उनके लिए भी एक लेसन था और उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। ओके, थैंक यू। तो अभी अगर हिमाचल प्रदेश में अभी आम आदमी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? किस लेवल तक हम लोग पेनिट्रेट कर चुके हैं और हमारा आगे का प्लान क्या है? देखो, हिमाचल प्रदेश में अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग वे पे जा रहे हैं। अभी हमने विधानसभा लेवल की कमेटियों का गठन किया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारी अप्रोक्सीमेटली जो मेन विंग है उसमें हमारी 40 से 45, क्योंकि 68 विधानसभा है हमारी, तो हमने 40 से 45 के बीच में अभी कमेटियां गठित की हुई हैं। उसके साथ ही हमारे विंग्स हैं, जैसे यूथ विंग हो गया, वुमेन्स विंग हो गया, तो उसमें भी हम लोग सेम स्ट्रक्चरिंग पे जा रहे हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी हम टाइम टू टाइम रेज कर रहे हैं। तो लोकल इश्यूज में क्या क्या आते हैं? मेन इश्यूज, मेन मुद्दे क्या क्या हैं? क्योंकि देखो, हमारे अगर पास मुद्दों स्टेट की तो इश्यूज कमी की, नहीं है, इश्यूज की कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर हम बात करें जैसे स्टेट इश्यूज की बात करें तो बिजली, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट्स हिमाचल प्रदेश में, और हम नंबर 1 स्टेट है जो बिजली प्रोडक्शन में नंबर 1 है हम लोग। बट फिर भी हमारे लोगों को दिल्ली से अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि दिल्ली एक ऐसी स्टेट है जो बाहर से बिजली खरीदती है, अदर स्टेट से बिजली खरीद के वहाँ पे लोगों को सब्सिडाइज बे पे बिजली देती है, राइट। पर हमारे स्टेट में खुद हम बिजली की प्रोडक्शन करते हैं, हमारे लोगों को आज महंगी बिजली मिल रही है। उसके बाद हम बात करें स्वास्थ्य की, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारे जो तहसील लेवल के, जो ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे एक्सरे मशीन्स उपलब्ध नहीं है। और अगर हम एक विधानसभा के अगर हम उसकी रेडियस की बात करें तो 40 से 45 किलोमीटर का रेडियस बनता है, और हिल स्टेशन में 40 से 45 किलोमीटर एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, कि अगर आदमी अपने घर से उठ के हॉस्पिटल पहुंच रहा है और उसको वहाँ पे एक्सरे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उसको उसके बाद ऑप्शन होता है जोनल लेवल के हॉस्पिटल में जाने का, या तो कहीं पे प्राइवेट लैब में जाएगा, वहाँ पे करेगा। तो मतलब अस्पताल की जो कंडीशंस है वो बहुत दयनीय है, बहुत बुरी हालत है। मतलब लोग कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ी सी भी बीमारी है तो वो सोचते हैं कि हमारे को रेफर कर दें, हम चंडीगढ़ में पीजीआई में इलाज करा लें, या कहीं पे प्राइवेट हॉस्पिटल में कांगड़ा में टांडा मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, या शिमला में आईजीएमसी में जाएं। तो मतलब इस तरह की हालत, अगर हम लोकल लेवल पे जो स्वास्थ्य की जो है हॉस्पिटल्स की है, इस तरह की हालत है। उसके अलावा पानी की भी बहुत दिक्कत है, जबकि हमारे पास पानी मतलब रिसोर्सेज इतने सारे हैं, इतनी सारी रिवर्स यहाँ से आती है जो पंजाब और हरियाणा से मिलती हैं, बट फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी पानी
पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो पानी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। शिक्षा की बात करें हम, तो शिक्षा में तो हम लोग बहुत पिछड़ते जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं वो बिल्कुल उनकी जो कंडीशंस है, आपको टीचर नहीं मिलेंगे। अगर टीचर मिलेंगे वहाँ पे तो वो हेडऑक में रखे हुए जो बेचारे 2,000 3,000 में पढ़ाते हैं या 10,000 12,000 में पढ़ाते हैं। तो इस तरह से मतलब आज की डेट में शिक्षा का जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो शिक्षा जो है वो बिल्कुल तहस नहस कर दी है। गवर्नमेंट स्कूल्स की कंडीशंस बहुत खराब है। सड़क की बात करें, रोड्स में अभी बहुत सारा काम करने को है। अगर आप शहरों की बात करें, वहाँ पे आपको अगर आप हाईवे पे, स्टेट हाईवे पे चलेंगे या नेशनल हाईवे पे चलेंगे तो वहाँ पे आपको गड्ढे दिखेंगे, है ना। और बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। बहुत सारे लोग आज की डेट में तो बहुत सारे हमारे साथी हैं जो आवाज उठा रहे हैं, और आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं गड्ढों की वजह से। इसके अलावा हम बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिमाचल प्रदेश में खुद बनती है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट के 4-5 उद्योग हमारे हिमाचल प्रदेश में लगे हुए हैं। बट अगर हम पंजाब और हरियाणा, दिल्ली से कंपैरिजन करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में सीमेंट 70 से 80 रुपए महंगा मिलेगा। जबकि पंजाब में जो हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन होता है, सीमेंट प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो पंजाब में आता है, तो पंजाब में सस्ता मिलता है। बट हमारे हिमाचली लोग अगर सीमेंट लेंगे तो उनको 40-50 रुपए पंजाब से महंगा मिलेगा, दिल्ली से 70-80 रुपए महंगा मिलेगा, इसी तरह हरियाणा से महंगा मिलेगा। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज वहाँ पे हैं, तो ये हमारे स्टेट लेवल के कुछ इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात रखते हैं। तो सबसे बड़ा जो इश्यू है आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में वो है अनएम्प्लॉयमेंट का। आज 12 लाख से ऊपर रजिस्टर्ड जो बेरोजगार लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। या तो 12 लाख से ऊपर जो बेरोजगार है हमारे हिमाचल प्रदेश में, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और लोगों के लिए रोजगार के साधन उपलब्ध कराना, ये हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर यहाँ पे चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, दोनों फेल होती आ रही है। अदरवाइज अगर ये कुछ करते इसके लिए, तो आज 12 लाख 75 लाख में 12 लाख अगर 70 और 75 लाख के बीच में पॉपुलेशन है हमारी, तो उसमें 12 लाख अगर बेरोजगार हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ हमारी इंडस्ट्रीज अभी एस्टेब्लिश हुई है, जैसे बद्दी परमाणु में, तो मिनिमम बेसिस का एक बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि लोगों को आज की डेट में जो लोग बीटेक करके आते हैं या डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, वो लोग आज 10 और 12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, ठीक है। और जो आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर होते हैं उनको तो 5 और 6 हज़ार रुपए में रखा जाता है। और अगर आप एक शहर की बात करें तो बद्दी जैसे शहर में अगर आपको एक रूम लेना हो तो 2 से 2,500 रुपए का तो रूम ही पड़ता है। तो आदमी कमाएगा क्या और खाएगा क्या। तो एक तो मिनिमम बेसिस भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे कि आपको पता है दिल्ली में हमारा जो अनस्किल्ड वर्कर है उसको 14,750 रुपए मिनिमम बेसिस मिलता है, Yeah. जो फिक्स है ना। उसके बाद स्किल्ड वर्कर की तो बात, हमारे तो यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है उनको 5,000 रुपये मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, इसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं जिस कंस्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं वहीं से हमारे जल शक्ति मंत्री हैं ठाकुर महेंद्र सिंह जी। तो उन्होंने अभी जल शक्ति विभाग में बहुत सारी रिक्रूटमेंट्स की, जिसमें कि जो डिप्लोमा होल्डर थे, आईटीआई होल्डर थे, उन लोगों को 32-100 रुपीज में उन्होंने बेसिस में रखा हुआ है। और 10 साल तक उनका दोहन होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा। जो आदमी 22 साल की उम्र में 3200 रुपए की जॉब में लगेगा, और जब उसका जो पूरा जो उसके जो यंगर एज है वो 3200 रुपए में ही कट जाएगी पूरी, तो वो आदमी करेगा क्या उस 3200 रुपए में? 3200 रुपीज में क्या कर पाएगा वो आदमी? तो बहुत सारी चीजें हैं कि लोगों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उसमें भाई भतीजावाद चल रहा है। तो ये चीजें हैं जिनको हमारे को एड्रेस करने की जरूरत है अभी हिमाचल प्रदेश में। राइट राइट। या जो भी आपने इश्यूज बताए उनमें से कोई डिफरेंट नहीं है। बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे ही इश्यूज से अभी हम लोग जूझ रहे हैं। तो जो अभी आपने बताया जो प्राइस डिफरेंस है, जैसे हिमाचल प्रदेश सीमेंट 50 से 60 रुपये महंगी मिलती है बाकी अन्य जगहों की कंपैरिजन में। तो इसका जी, रीज़न क्या है रीज़न इसके पीछे कि क्यों महंगी है हिमाचल प्रदेश, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है? वही तो चीज हम सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सा रीजन है कि जिसकी वजह से पोल्यूशन हिमाचल के लोगों को मिल रहा है ना।
वहाँ के। और अभी पीछे तो एक सर्वे रिपोर्ट आई थी कि जो जो प्लांट है, जो सीमेंट के जो प्लांट है, उनके सराउंडिंग जो लोग हैं वहाँ पे, जो बच्चे उसके बाद जो पैदा हुए हैं बच्चे, तो उनमें मतलब वो लोग बहुत वीक हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है और उनमें बहुत सारे डिजीजेज पाए गए हैं। राइट, तो पोल्यूशन तो वही लोग खा रहे हैं बेचारे, है ना। और रिसोर्सेज भी हमारे यूटिलाइज हो रहे हैं, बट उसके बाद भी हमारे को सीमेंट महंगा मिल रहा है। तो इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ तो इसमें रोल है कि वो लोग सीमेंट के दाम कम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पंजाब और हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में वही सीमेंट सस्ता बिक रहा है। Okay. No. Okay. I have a question. If you Sure, yeah, please go ahead. Thank you very much for coming this call. My question: I read an article a few weeks ago that Himachal politics is very narrowly defined with national politics. So no regional party or no like third party gets a chance. I think when Himachal Vikas Party also was relevant for one election cycle and then it disappeared. So why is that? Why is there's no room for a third option in Himachal politics other than Congress and BJP? Is there a social reason for this, that there's no regional party? Thank you. देखो, ऐसा नहीं है कि जो भी, जैसे ही इन्होंने एग्जांपल दिया कि हिमाचल विकास कांग्रेस का एक टाइम में वो आई, वो लोग वही लोग थे जो बीजेपी और कांग्रेस से टूट के आए और उन्होंने एक एडिशनल पार्टी बनाई। और जब उनको लगा कि अब हमारे जो जो भी उनके इश्यूज थे रिजॉल्व हो गए, तो अपने अपने घरों में वापस चले गए सारे लोग। हिमाचल प्रदेश में थर्ड पार्टी के लिए ऑप्शन हमेशा रहा है, और जब जब भी हिमाचल प्रदेश में थर्ड पार्टी बनी है तो उन्होंने, उनका गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन रहा है और लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। और मेरा तो ये मानना है कि आम आदमी पार्टी आज जिस तरीके से वहाँ पे काम कर रही है, तो हम आज वहाँ पे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, बिना कुछ काम किए हुए, बिना कुछ हमारे, ना कोई अभी वहाँ पे ना कोई हमारे एमएलएज हैं, ना कुछ है, पर फिर भी हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और लोग आज हमारे को देख रहे हैं। एक पॉजिटिव जो बड़े पॉजिटिव वे से हमारी तरफ देख रहे हैं। और आज हिमाचल प्रदेश में आप जहाँ पे भी जाओगे तो आम आदमी पार्टी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये लोगों के ही उनके लोगों का ही इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से आज हम इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि लोग हमारे को एक ऑपोजिशन की भूमिका में देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में ओपन है, थर्ड फ्रंट का ऑप्शन ऑलवेज ओपन। सो अगर हिमाचल प्रदेश में कोई अन्य छोटी पार्टी है तो हमारी कोई पॉसिबिलिटी है कि हम उससे गठबंधन कर सकते हैं और अपना ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बेटर बढ़ा सकते हैं? सर, मुझे नहीं लगता है कि हमारे को गठबंधन की जरूरत है। अभी जिस तरीके से हम लोग हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे हैं, और हम मतलब लास्ट 6 मंथ से, हमारे को 6 महीने पहले हिमाचल प्रदेश में प्रभारी जी नियुक्त किए गए थे, तो उन 6 महीनों में हमने जो जिस तरीके से काम किया है, तो आज हम लोग अब हिमाचल प्रदेश में हम नंबर 1 पार्टी बनने जा रहे हैं। तो हमें गठबंधन की जरूरत नहीं है। और अगर फ्यूचर में अगर लगता है, क्योंकि अभी इलेक्शन के लिए 2 साल है, तो अगर लगता है पार्टी हाईकमान को ऐसा लगता होगा, तो डेफिनेटली वी कैन, हम उसके बारे में विचार कर सकते हैं। तो अभी आगे की रणनीति क्या है कि हम लोग डायरेक्ट असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे या कोई लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं? कैसे क्या हम लोग प्रोग्रेस हुआ है? अभी पंचायत इलेक्शन हुए थे हिमाचल प्रदेश में, तो पंचायत इलेक्शन में हमने 40 कैंडिडेट्स दिए थे आम आदमी पार्टी की तरफ से। उनमें से हमारे 36 कैंडिडेट जीत के आए थे। तो इलेक्शन जो भी आगे रहेगा, क्योंकि पंचायत इलेक्शन हम पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो उसके बाद अगर और भी कोई इलेक्शन आता है बीच में, तो हम उनमें भी पार्टिसिपेट करेंगे और करना चाहिए। क्योंकि अगर हम 2022 की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा संगठन सक्षम है आज की डेट में कि हम चुनाव लड़ सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। तो जो अभी 36 कैंडिडेट जीत के आए थे, अभी उनमें क्या सिचुएशन है, कैसा माहौल है, कैसे काम चल रहा है? हम लोग इसको हेल्प चाहिए। बहुत अच्छे, सारे लोग बहुत पॉजिटिव हैं और काम कर रहे हैं। अब वो जहाँ जिस जिस क्षेत्र से जीत के आए हैं, वहाँ पे जनता की सेवा में सारे लोग लगे हुए हैं। साथ के साथ ही पार्टी का जो एक्सपेंशन प्लान है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम संगठन विस्तार में भी काम कर रहे हैं, है ना, बहुत सारे विंग है उसमें काम कर रहे हैं। मेंबरशिप अभियान अभी हमने चलाया हुआ है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि हमने पिछले 1 तारीख से हमने अभियान शुरू किया था, और अभी आज 14 तारीख है, तो हम 10,000 से 12,000 के बीच में मेंबरशिप
कर चुके हैं। तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं और लोग बड़े अग्रेसिव हैं काम करने के लिए, लोगों में उत्साह है और लोग हिमाचल प्रदेश में देख रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी, और जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिनको हम अप्रोच कर रहे हैं, वो भी हमारी तरफ उसी निगाह से देख रहे हैं कि नहीं, अगर कुछ कर सकते हैं तो आम आदमी पार्टी ही हिमाचल प्रदेश में कर सकती है। एक मैं सोच रहा था क्योंकि जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो एजुकेशन के लिए लोगों को 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। जी, तो हिमाचल प्रदेश में क्या सिचुएशन है? हिमाचल प्रदेश में भी यही सिचुएशन है सर। अभी अगर हम बात करें तो आज भी वही है। पहले तो ऐसा था 8-10 किलोमीटर में स्कूल भी थे और टीचर भी थे। हम्म। अब स्कूल तो हैं, बिल्डिंग्स तो हैं, पर टीचर नहीं है। तो अगर आज के सिनेरियो में हम लोग देखें तो हिमाचल प्रदेश के जो जिनके अर्निंग सोर्सेज ठीक हैं, वो लोग सारे शहरों में बैठे हुए हैं बच्चों, क्योंकि एजुकेशन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए हर लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बैठे हुए हैं, रूम रेंट पे लेके। तो इसी तरह से अभी हिमाचल प्रदेश चल रहा है। तो जब तक हम वहाँ पे स्कूल में अध्यापक उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक वही सिचुएशन रहेगी। नो दैट इज ट्रू। क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ही मेजर मुद्दा है और हमको इस पे फोकस करना ही चाहिए। बिना जी, इसके हमारी सोसाइटी आगे बढ़ नहीं सकती है और प्रोग्रेस करने के चांसेस बहुत ही कम हैं। वहाँ पे एक्साइज। एग्रीकल्चर का क्या सिचुएशन है और इन तीनों जो लॉज पास हुए हैं इनसे किसान कैसे प्रभावित हुए हैं वहाँ पे? देखो, इन लॉ से तो डेफिनेटली किसान ही प्रभावित नहीं हुआ है, इनसे आम जनता भी प्रभावित होगी आने वाले टाइम में। तो बट अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगर फार्मर्स की बात करें तो बहुत हमारे एक बेल्ट है, जैसे कांगड़ा और कांगड़ा से लेके ऊना तक जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं। उसके अलावा सारा हिल स्टेशंस है, तो वहाँ पे बागवानी ज़्यादा होती है। तो बागवानी लोगों का यहाँ पे वैसे मुख्य आजीविका का साधन है। अगर हम अपर एरिया की बात करें, जिसमें 30 से 40 कंस्टिट्यूंसीज उसी बागवानी क्षेत्र से ही आती है। राइट। तो तो लोगों में वही है, रोष है, बहुत ज्यादा रोष है। तो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं इस लॉ को, तो और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उन्ना से तो बहुत सारे हमारे साथी भी अभी बॉर्डर पे बैठे हुए थे और अभी भी बैठे हुए हैं। तो विरोध तो हो ही रहा है इसका, और इसका किसानों और बागवानों के ऊपर ही नहीं, इसका आम जनता के ऊपर भी, आम जनमानस के ऊपर भी बहुत बड़ा एक आने वाले टाइम में प्रभाव होने वाला है। तो आम आदमी को रियलाइज़ हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ ही रही है। उनको कुछ दिख रहा है? जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सारे लोग अवेयर हैं इन चीज़ों से, और इसीलिए अपोज भी कर रहे हैं इस चीज़ को कि ये बिल वापस होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में तो एजुकेशन लेवल काफ़ी ऊपर है, तो लोग पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं चीज़ों को। तो वो लोग सारे इसको अपोज कर रहे हैं। तो जैसे दिल्ली में तो हमारी आम आदमी पार्टी किसानों के साथ में है, और हिमाचल प्रदेश में क्या सिचुएशन है? वहाँ पे भी हम लोग एक साथ खड़े हुए हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हुए उनमें हमने पार्टिसिपेट किया। मैंने जैसे बताया कि उन्ना जो हमारा जो फार्मर एरियाज है, जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, वहाँ से बहुत सारे लोग हमारे दिल्ली में बैठे हुए थे, और अभी भी जा रहे हैं लोग। राइट, ओके, थैंक यू। एनीवन हैव? Hi. या प्लीज गो अहेड। Yeah, so I have a question, Amresh Raz. I have a question. The other states where the elections are there in 2022, central leaders are visiting there, but in Himachal, we have just seen Satinder Jain, who was there for this office opening, but उसके अलावा कोई वहाँ पे गया नहीं अभी तक। तो उसका क्या रीजन है? कोई प्लानिंग कुछ आगे की है ऐसी? जी, बिल्कुल। देखो, अभी हमने लास्ट 31 जनवरी को ही ऑफिस की ओपनिंग की थी। तो हमारे सतेंद्र जैन जी, जो स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के, वो 2 दिन के लिए शिमला में ही थे। तो सोलन में भी वो लोगों से मिले, कसौली में मिले, शिमला में 2 दिन का प्रोग्राम था, वहाँ पे भी लोगों से मिले। तो अभी 10-12 दिन ही हुए हैं। तो मतलब ये तो एक प्रोसेस है, टाइम टू टाइम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो क्योंकि बाकी स्टेट्स में अगर हम बात करें, उत्तराखंड और उत्तर पंजाब की बात करें, तो वहाँ पे जनवरी फरवरी 2022 में इलेक्शन है, और हमारे नवंबर दिसंबर में इलेक्शन है। तो थोड़ा सा फोकस उस एरिया में ज़्यादा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में नहीं आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो 8 से 10 महीने का डिफरेंस है। Okay. जी, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? I have a question.
I have a question. या प्लीज गो अहेड। हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के आपसी नेताओं के बीच में आपसी रिश्तों के बारे में थोड़ा बताइए। फैमिली कनेक्शंस एंड हाउ मेनी अदलू बदलू, हाउ मेनी पीपल आर देयर फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी। ऐसा अगर आप एक ग्राफिक्स निकाल कर लेकर आएंगे तो आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल इन एक्सपोजिंग द नेक्सस बिटवीन द टू आल्सो। जी सर, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये तो मतलब रिलेशंस की बात कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि दोनों में फिक्सिंग हुई पड़ी है, चाहे वो कांग्रेस और बीजेपी हो। 5 साल एक राज करेगा, 5 साल दूसरा राज करेगा, तो इससे बड़ा रिलेशन जी इतने इस पार्टी के इसमें जाते हैं, हर साल इस पार्टी के इसमें आते हैं। अगर आप इसके ऊपर डेटा जस्ट इट्स फीडबैक ऑल्सो थॉट अगर आप ऐसा कुछ ग्राफिक्स वगैरह निकाल के लेकर आएंगे। एक्चुअली क्या है कि जितने भी लीडर्स हैं इनके किसी की शादी, किसी के बीजेपी की हुई है शादी, मतलब ये काफी सारा वो है। अगर ये निकलेगा ना तो ये जो नेक्सस जो हम कहते हैं ना कि फिक्सिंग हुई है वो और उभर के बाहर आएगा। लोगों के पास स्पेसिफिक पॉइंट एक जस्ट एक इनपुट था। नहीं सर, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सो अभी वहाँ पे हमारा फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है? डोनेशंस लोगों से आ रहा है? कैसे हम लोग अपने फाइनेंस मैनेज कर रहे हैं? अभी तक हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सारा मतलब सभी लोग अपने ही पॉकेट से ही कर रहे हैं। तो अभी हमने ना कोई फंड रेजिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है अभी। तो अब प्लानिंग है कि जैसे जैसे संगठन भी बढ़ रहा है और एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही है तो फाइनेंस की तो ज़रूरत रहेगी, तो हम लोग इस पे भी अब फोकस करना शुरू करेंगे। तो ठीक है, अभी लोग अपने पॉकेट से ही कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग मतलब मिलजुल के कर रहे हैं, तो चल रहा था अभी तक। बट आगे हम लोग इसके ऊपर फोकस करेंगे कि हम लोग फंड रेजिंग करें। ओके सो थोड़ा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि आपका एज ए स्टेट प्रेसिडेंट आपका क्या रोल है? मेरा मेजरली जो मैं अभी देख रहा हूँ, तो मैं प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया देख रहा हूँ। तो प्रिंट मीडिया में जितनी भी न्यूज़ रहती है डेली बेसिस पे, प्रेस रिलीज देनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करानी है, तो उसके ऊपर हमारा मेन कंसंट्रेशन रहता है। तो जो भी लोकल इश्यूज कुछ भी जैसे हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे लोग जो हैं तो आर्मी से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग आर्मी में काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई शहीद हो जाता है सैनिक हमारा, तो सरकार की तरफ से मतलब कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। तो हमने पीछे भी काफी बार इसके ऊपर आवाज उठाई कि दिल्ली की तर्ज पे 1 करोड़ रुपया जो हमारे सैनिक भाई शहीद होते हैं उनको दिया जाए, उनके परिवार को समान राशि दी जाए। तो और भी बहुत सारे इशू चले रहते हैं डेली बेसिस पे, कुछ ना कुछ कोई ना कोई घोटाला चला रहता है, कोई ना कोई किसी की कुछ ना कुछ बयानबाजी चली रहती है। तो हम उसके ऊपर काउंटर करना और अपने जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर प्रेस रिलीज देना, तो ये हमारा मेजर जो टास्क रहता है। उसके अलावा सोशल मीडिया में भी अभी हम लोग टीम का गठन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनके ऊपर अपनी पार्टी की आवाज़ को और जो भी स्टेट से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको वहाँ पे हाईलाइट करना। सो अगर रीच को देखा जाए तो कैसे अप्रोच करते हैं लोगों से कम्युनिकेशन के लिए? क्या व्हाट्सएप के जरिए करते हैं या कोई प्रिंटेड मीडियम उसके जरिए करते हैं? कैसे लोगों तक पहुंचते हैं आपकी टीम? देखो, व्हाट्सएप एक जरिया है, उसके अलावा फेसबुक हो गया, उसके थ्रू भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। मेजरली फ़ोन ही एक साधन है, क्योंकि यहाँ की जियोग्राफिकल कंडीशन इस हिसाब से कि अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो आप एक दिन में तो मिल नहीं सकते उनसे, क्योंकि पता लगा कि सामने वाला आपसे 100 किलोमीटर आगे बैठा हुआ है। यस तो फ़ोन और व्हाट्सअप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहीं से हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और उसके अलावा फिर जैसे जो भी नियरेस्ट कोई साथी हमारा वहाँ पे होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी उनको, जो नए लोग हैं, उनसे मिले और उनको संगठन में संगठित करें। राइट। ये आपने आपकी क्रांति के बारे में सुना होगा, राइट? जी तो ये आम आदमी पार्टी का न्यूज़पेपर है, तो इसके बारे में कोई प्लान है इसको आगे वहाँ तक ले जाने के लिए, ताकि दूर दूर गांव तक पहुँच सके हमारी आवाज़? बिल्कुल, डेफिनेटली सर, ये आगे जाना चाहिए और हम कोशिश करेंगे कि इसको लेके जाएं हिमाचल प्रदेश में। आई थिंक ये आपकी क्रांति का आइडिया काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये प्रिंटेड मीडियम है और आपको फ़ोन में
वेल वंस इन ए वीक या ट्वाइस इन ए वीक इट्स गुड इनफ, बट जी काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स निकलते हैं और काफ़ी अच्छे से विश्लेषण होता है इसमें, जो काम होते हैं उनके उनके बारे में. जी ओके, सो एनीवन, एनी अदर क्वेश्चन? I have another question. Aditya, this is Sajan. Okay. Go ahead, Yes, Arun. Sajan, you go ahead first. I already asked. Okay, so my question is, in Himachal Pradesh, what's the demography now in terms of like religion, right? Is it like mixed or is it like Hindu dominant place? Hindu, Muslim, Christians, right? How is the ratio there? And then do we have that Hindu Muslim issues there also, like BJP is trying to take advantage of? जी सर, अगर हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में हिंदू बहुल स्टेट है और यहाँ पे 95-96% हिंदू कम्युनिटी ही है और ऐसा कोई भी इशू नहीं है यहाँ पे जो कम्युनल बेसिस पे बीजेपी जिसको रेज करे. और यहाँ पे जो अदर कम्युनिटीज है, चाहे वो सिख कम्युनिटी है, चाहे बुद्धिज्म, बुद्ध भी बहुत सारे हैं हमारे वहाँ पे और मुस्लिम भाई भी हैं, तो हम लोग सारे मिलजुल के रहते हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं इशू. तो हिंदू वैसे तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे 96% हिंदू ही है हिमाचल प्रदेश में. Okay. Okay, thank you. Yeah, Vishnu, you go ahead. Okay. As a person who's come from the private sector to the politics, is there anything that you found in your time in politics that was easier than you expected? And is there anything that you thought would be easy and ended up becoming more difficult than you expected? हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो तब भी हम राजनीति से जुड़े हुए थे. 76 राजनीति से मैं जुड़ा हुआ था. तो उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब की तो होता क्या था कि हमें पता है कि हम लोग जो डेली बेसिस पे कुछ भी करते हैं तो उसमें राजनीति आती ही आती थी. दूध का देख लो, दूध के दाम डेली हर तीसरे चौथे महीने बढ़ते हैं, है ना. तो बढ़ाता कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज ही जो सत्ता में होती है वो बढ़ाती है. तो वो एक राजनीति का पार्ट था. तो हम लोग मतलब जनरली तो जब भी जहाँ पे भी बैठते थे तो डिस्कस करते थे इन चीज़ों में. बट अभी एक अपॉर्चुनिटी मिला जब हम लोग गाँव गए तो उसमें लगा कि नहीं यार, अभी काम करना चाहिए इसके लिए. तो क्योंकि जिस तरह से लोगों को अभी जरूरत है कि अच्छे लोग आगे निकल के आए और ऐसा मान के हम लोग राजनीति में आए हैं. तो बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है इसमें कि पॉलिटिक्स बड़ी इजियर गेम है और तो मतलब दोनों सेम सी है. हार्ड वर्क दोनों साइड है और स्मार्ट वर्क के साथ ही रहेगा इसमें. Right. Any other question? I have a question. Yeah. Yeah, Datta here. Yeah, please go ahead. So अभी दो चीज़ों की बात हुई, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और सीमेंट. तो इलेक्ट्रिसिटी तो गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, तो उसको तो डिमांड कर सकते हैं हम कि उसको चीप पर किया जाए. बट सीमेंट का कैसे किया जाए, क्योंकि वो तो प्राइवेट सेक्टर है, तो उसकी डिमांड कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, हिमाचल प्रदेश में हम लोग बात करें तो सीमेंट के जो प्राइजेज हैं उसको भी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है. राइट. तो क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो वो जैसे कि पंजाब में तो इसको गवर्नमेंट का इसमें रोल है. गवर्नमेंट चाहे तो सीमेंट के दाम कम कर सकती है. अब क्योंकि बाकी नेबरिंग स्टेट्स में भी तो कम हो ही रहे हैं ना. तो इसमें गवर्नमेंट का रोल है इसमें. इसीलिए हम लोग इस पे बात भी की थी काफ़ी बार हमने और इसमें हमने बहुत सारी प्रेस रिलीज भी दी. इस इशू को हमने मतलब प्रायोरिटी पे रखा था लास्ट 3 मंथ से. तो उद्योग मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आई कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ. तो बट ये है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, वो कंट्रोल करना चाहे तो कर सकती है. Okay. So is it additional taxes they imposed on cement in home state or any idea on that? डेफिनेटली. अदरवाइज पंजाब वाले तो मेरे को नहीं लगता कि पंजाब वाले सब्सिडी देते होंगे इसमें सीमेंट में कि नहीं आप सस्ता बेच लो. राइट. या तो टैक्सेज ऊपर हैं हिमाचल प्रदेश में तभी प्राइस ऊपर है. और पंजाब हरियाणा वाले तो आपको पता ही है कि वो तो कम करेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे भी एक तरफ बीजेपी बैठी हुई, दूसरी तरफ कांग्रेस बैठी हुई है. तो इसमें टैक्सेस का ही जो फंडा है वो है, तो इसको स्टेट गवर्नमेंट को ही इसको एड्रेस करना पड़ेगा. Right. Okay, thank you.
दत्ता, आई डोंट थिंक ये टैक्सेस के रिलेटेड होगा, क्योंकि अगर ये पेट्रोल डीजल छोड़ के सारा तो जीएसटी के अंडर आता है ना, तो ये टैक्सेस में कैसे इंक्लूड होगा? सर इसमें देखो क्या है कि अगर लोगों को सब्सिडी दी जाए, जैसे अगर पंजाब में सस्ता है तो फिर पंजाब में सस्ता नहीं होता ना सर। जीएसटी का अगर डिफरेंस होता तो पंजाब में फिर सस्ता नहीं होता ये चीज, क्योंकि हम अदर स्टेट से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका। तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ तो है कि जिसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, या तो वो सब्सिडाइज करे उद्योग को, कुछ सब्सिडी दे उनको, ताकि लोगों को उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। और कायदे से तो यही होना चाहिए था कि हिमाचल प्रदेश में प्रोडक्शन हो रहा है तो वहां पे तो सस्ता होना ही चाहिए था सीमेंट, और वहां पे महंगा है क्योंकि उसके बाद ट्रांसपोर्ट होके अदर स्टेट में जाता है, क्योंकि हमारा तो लोकली वहीं पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जितना लोकली जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो लोकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी कम रहेंगे हमारे लिए, तो कंपेटिवली अदर स्टेट तो सस्ता तो होना चाहिए था। No, that's true. Yeah. Sorry, Adesh, I'll start again. Yeah, please go ahead. Yeah. So one question, because I've seen people of Himachal are little apprehensive right now because they're not coming out openly and supporting Aam Aadmi Party. But I'm sure that with the time they will be coming out and then supporting Aam Aadmi Party. But right now, do we have any plan so that we can encourage people to come out and support AAP? So, yeah. डेफिनेटली हम लोगों के पास बहुत सारे प्लान्स हैं और हम लोगों को अप्रोच भी कर रहे हैं और लोग खुद आके हमारे को भी अप्रोच कर रहे हैं। तो देखो अभी तो जैसे संगठन के ऊपर हमने काम करना शुरू किया है, तो संगठन विस्तार का कार्य हो रहा है, उसके साथ साथ ही हम लोकल इश्यूज को भी एड्रेस कर रहे हैं। तो ये लोगों के लिए, जो लोग आगे आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो आगे आए, हमारे साथ जुड़ें और मिलके हम काम करें और स्टेट के जितने भी इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें। तो बाकी प्लानिंग तो टाइम टू टाइम हमारी चेंज होती ही रहेगी कि अभी हम लोग जैसे संगठन विस्तार के ऊपर फोकस है, आगे अभी मेंबरशिप एक ड्राइव हमने उसके साथ साथ शुरू किया, इससे पहले हमने ऑक्सीमीटर अभियान शुरू किया। तो ये एक्टिविटीज तो चलती रहेगी टाइम टू टाइम। अच्छा, इसी लाइन में एक सेम क्वेश्चन है कि अभी जो लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, मोस्टली लोगों का क्या होता है कि जो पुराने लोग होते हैं उनका कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि कुछ न कुछ उनको मिलेगा, पोस्ट मिलेगी, पद मिलेगा, या कुछ ऐसी कोई दिक्कत पार्टी को आ रही है अभी हिमाचल में? ऐसा कुछ हो रहा है कि सारे लोग पोस्ट चाह रहे हो, कोई ना कुछ चाह रहे हो और कोई कार्यकर्ता ना हो? नहीं, देखो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते मतलब होता है कि लोगों के मन में कुछ हो सकता है कि ऐसी कोई चीज चल रही हो, बट अभी तक तो ऐसा कोई हमारे पास आया नहीं कि लोग पद के लिए आ रहे हैं। और देखो मान सम्मान की बात करें तो पार्टी में पद ही एक मान सम्मान का एक है जो जिससे कि लोगों को मान सम्मान दिया जाता है। तो और हम लोग तो अभी स्टार्ट किया, और पदों की तो मुझे नहीं लगता कि किसी को मतलब आने वाले टाइम में कि कोई बोले कि मुझे ये पद दे दो, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी सिनेरियो हमारे बीच में। लोग जो भी हैं, पुराने लोग हैं, उनको भी सम्मान के साथ रखा जा रहा है और जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको भी सम्मान के साथ रखा जा रहा है। तो इस तरह का कोई इशू अभी तक हमारी नजर में आया नहीं है अभी। Okay, Thank you. Anyone, any other question? Hello. Yeah, who's this? सर मैं दिनेश बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट मंडी से। Yeah, please. सर मेरा ये था कि जैसे दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें भी बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं जो है तो वो फ्री में दी जा रही है ना। आम आदमी पार्टी नो डाउट की ग्रो कर रही है, शेषपाल जी या हमारे जो अध्यक्ष जी हैं सभी अच्छा काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, पर मतलब ये जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की, जो दिल्ली सरकार यूनियन टेरिटरी होते हुए भी दे रही है लोगों को, तो इस चीज़ को मतलब आम आदमी पार्टी जो हिमाचल की है वो इस बारे में क्या सोचती है कि वो अगर आती है तो वो बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर हमारा एक जो तबका है सरकारी कर्मचारी का, मतलब इस तरह के मुद्दों में मैं जानना चाहता था कि क्या राय आज की डेट में जो आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश है वो क्या राय रखती है।
जी दिनेश जी, इसके बारे में। बिल्कुल सर देखो, हम लोग स्टार्टिंग में जब हमने शुरू किया था तो मैंने बोला था कि हमारे जो स्टेट लेवल के जो इश्यूज हैं बिजली, क्योंकि हमारी होम प्रोडक्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिजली की जो होती है हिमाचल प्रदेश बिजली पानी मतलब हमारे को इन चीजों की कोई कमी नहीं है बेसिकली। में। बिल्कुल, सीमेंट का तो जैसे मुद्दा आपने बोला, तो ये चीजें भी हमारी बिजली और पानी भी तो उसी तरह से हैं। जी, तो अगर हम दिल्ली लोग में फ्री हो सकते हैं तो हिमाचल। डेफिनेटली सर, आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आएगी तो हम लोग इसी इसी एजेंडे को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी तो जनता को इसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य और शिक्षा में हम काम करेंगे, और जो बिजली पानी है वो लोगों की बेसिक नीड्स है, तो उसको भी हम लोग इसमें भी काम करेंगे और लोगों को जो दिल्ली मॉडल हमने इम्प्लीमेंट। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एक बहुत ही मतलब बड़ी पुरानी और बड़ी गहरी एक मांग है पुरानी पेंशन। जी दिल्ली में रामलीला मैदान में 1 साल पहले एक रैली हुई थी सरकारी कर्मचारियों की। उसमें कोई भी मतलब किसी पार्टी द्वारा नहीं लाया गया था, वो लोग खुद अपना किराया पे करके दिल्ली रामलीला मैदान में गए थे। लगभग 1-1.5 लाख के करीब लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ पे कोई भी पॉलिटिशियन उनसे मिलने नहीं आया था सिवाय केजरीवाल जी के। और केजरीवाल जी वहाँ आए थे और उन्होंने दिल्ली में पुरानी पेंशन की घोषणा की थी। पर दिल्ली में क्योंकि वो पुरानी पेंशन को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ख्याल वहाँ पे कुछ जो फाइनल पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, है ना। तो अगर हिमाचल जैसी फुल स्टेट में अगर केजरीवाल जी दिल्ली में घोषणा कर सकते हैं कि मैं वहाँ पे पुरानी पेंशन लागू करूंगा, तो हिमाचल जैसी जो फुल स्टेट है जहाँ पे कि अगर आपकी सरकार बनती है तो नो डाउट आप डिसीजन अपने लेवल पे ले सकते हो। तो इस बारे में क्या कुछ कभी आपने सोचा या सोचते हैं? बिल्कुल एक बहुत बड़ा मुद्दा है जी दिनेश जी। और हम लोग हिमाचल में जो कर्मचारी वर्ग है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में। जी तो अगर इस चीज को अगर आप अपने साथ लें, अपने मैनिफेस्टो में लाएं, या मतलब किसी तरह की अगर आप इस तरह की उम्मीद अगर कर्मचारी आपसे रखे तो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकता है, बहुत ज्यादा। जी दिनेश जी, ये हमारे मैनिफेस्टो में है। और मैनिफेस्टो तो अभी इलेक्शन टाइम में बनता है, पर हम ओपीएस के लिए टाइम टू टाइम हम लोग लड़ रहे हैं और हम आवाज भी उठाते हैं कि इसको लागू किया जाए। तो हम ओपीएस के पक्ष में हैं और हम इसके लिए आगे भी अगर हमारे को आंदोलन करने की जरूरत होगी तो हम आंदोलन भी करेंगे इसके लिए। और आपको याद होगा कि जब दिल्ली को जीता था, दिनेश बोल रहा हूँ, जब दिल्ली को जीता था तो सालों नहीं लगे थे उसको जीतने में। मतलब कि बोले कि भाई 25 साल से पार्टी काम कर रही थी, 10 साल से पार्टी काम कर रही थी, 5 साल से पार्टी काम कर रही थी। नो, है ना। 1-2 साल में आकर के पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की, और वो भी 70 में से 67 सीटें लेकर के, है ना। पर हिमाचल में मतलब उस तरह से बोले तो नहीं हो रहा है कुछ भी। हाँ, पार्टी लाइन में जोड़ने और तोड़ने की बातें हो रही होगी पार्टी लाइन में, आपकी पार्टी में, पर अभी जनता के बीच में आप मतलब उस तरह का वो नहीं बना पाए हो, एक फ्लो जिसको बोलते हैं। आई थिंक दिस इज पार्ट ऑफ, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का पार्ट है और दिल्ली की कहानी अलग थी और हिमाचल की कहानी अलग है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। ये बहुत ही डिबेटेबल आर्गुमेंट है, इसमें घंटों डिबेट हो सकती है जी। तो अभी आपने जो मुद्दे उठाए कि जैसे बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों के बारे में हमको आई थिंक अभी हमारे पास 2 साल का टाइम है, हमको एक टीम बनानी चाहिए और इन मुद्दों को उठाना शुरू करना चाहिए, जहाँ तक मेरी राय है। और वो टीम रिसर्च कर सकती है कि हम कितने यूनिट बिजली फ्री देंगे। वो एक रिसर्च के बाद ही, स्टडी करने के बाद ही नंबर आएगा। ऐसे नहीं ब्लाइंडली नहीं बोल सकते हैं 200 यूनिट देंगे फ्री, कुछ स्टडी करने के बाद। आई थिंक अभी जैसे दिल्ली में भी करीब 1 साल का टाइम मिला था हमको ये सारे नंबर फिगर आउट करने के लिए और अनाउंस करने के लिए, तो आई थिंक हिमाचल में भी वही 2 साल का ऑलमोस्ट टाइम है और हमको ये नंबर्स फिगर आउट करने शुरू करने चाहिए और पब्लिक के सामने पुट अप करने चाहिए, ताकि पब्लिक को रियलाइज हो कि दिस इज व्हाट दे गोइंग टू गेट इन 2 years. आई थिंक दिस इज रियली गुड टाइम टू स्टार्ट स्ट्राइकिंग। Sir, I am not a politician
एंड आई एम ओनली इन फेवर ऑफ गुड पॉलिटिक्स। राइट। तो अगर मैं कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, मैं एक आम आदमी हूँ दिनेश, तो अगर मुझे कंपेयर करना है बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये वो और आम आदमी पार्टी, तो नो डाउट कि मेरा दिल करता है कि मैं आम आदमी पार्टी की तरफ जाऊं, बीइंग ए ऑनेस्ट पार्टी, या मतलब जो लोगों के काम कर रही है, जो आम आदमी के काम कर रही है ना। Yeah. तो इस तरह से मतलब लोगों में जुड़ने के लिए एक शायद आपको एक कुछ करना पड़ेगा आगे चल करके, जिससे कि आप आम जनता की, मैं आम जनता हूँ, मैंने तो केवल फेसबुक में देखा तो कॉल कर दिया जी। पर नहीं दिनेश जी, हम मैं लोग दिल से चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी आए ताकि लोगों को दिल्ली जैसी एक अच्छी और बेहतर सरकार मिले। जी दिनेश जी, हम लोग आम आदमी देखो तक पहुँचने के लिए, आम आदमी तक पहुँचने के लिए आप क्या कर सकते हो वो तो चलो अब आप खुद समझदार हैं, आप सब नहीं नहीं, डेफिनेटली सर, हमारे को बिल्कुल रूट्स तक जाना है, तो हम लोग अभी उसी पे काम कर रहे हैं, और हम जो मुद्दे हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसके ऊपर अभी हम इनको डिस्कशन में ला रहे हैं, उसके बाद हम इनके लिए आंदोलन करेंगे, इनके लिए सड़कों पे उतरेंगे। तो ये अभी हम जो संगठन के ऊपर काम कर रहे हैं, एक बार संगठन जैसे 2-3 महीने में हमारा पूरा बन जाएगा, तो उसके बाद हमारे को बिल्कुल ग्राउंड में उतरने की जरूरत है। तो हम इन्हीं मुद्दों को लेके ग्राउंड में उतरेंगे, और आपसे भी मिलेंगे और बाकी लोगों से भी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल जी, वैसे मेरे को आपसे भी बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जब से आप पार्टी में आए हैं तो मुझे मतलब किसी तरह की कोई खबरें बन रही है, कुछ उठ रहा है, ऐसा लग रहा है कि ग्रो हो रहा है ना। एक पॉजिटिविटी आपके आने के बाद मुझे काफी पॉजिटिविटी लगी है एक्चुअली इसमें, है ना। चलो आगे तो क्या होगा वो तो आप बेहतर जानते हैं, धन्यवाद तो इतना पता नहीं है। थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा डाइवर्सिटी को रिलेटेड था, मेनली जो ऑर्गेनाइजेशन में मेल और फीमेल का रेशियो होता है, क्योंकि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू से बिल्ड करते हैं तब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या क्या रेशियो होना चाहिए, क्या क्या ऑप्टिमल रेशियो है, लेकिन एक अगर इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो क्योंकि अभी हम अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर रहे हैं, तो आगे आम आदमी पार्टी में क्या स्ट्रेटजी है कि वुमेन पार्टिसिपेंट कैसा रहेगा हमारी पार्टी में, और अभी क्या सिचुएशन है? अभी काफी सारे वुमेन्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मतलब हमारा महिला विंग भी एक, मैंने जैसे आपको बताया कि उसके भी ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो महिलाओं की पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, अगर हम देखें, क्योंकि मैक्सिमम वोटर्स महिलाएं ही होती है हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल की महिलाएं बहुत जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, और वो लोग खुद आके हमारे को अप्रोच कर रहे हैं और पार्टी में काम कर रहे हैं हमारे साथ। और अभी हमारा जो रेशियो है, अगर मैं बात करूं तो 70-30 का है, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये 50-50, और हो सकता है पॉसिबिलिटीज ये भी है कि महिलाएं आगे बढ़ जाएं, क्योंकि महिलाओं का राजनीति में, हिमाचल की राजनीति में बहुत अच्छा रोल रहता है। तो अभी 70-30 का रेशियो है, बट आने वाले टाइम में 50 और 50 से वो भी जा सकता है। एटलीस्ट 50-50 तो रखना ही चाहिए, क्योंकि रेशियो इक्वली है हमारी पॉपुलेशन में, तो रिप्रेजेंटेशन भी इक्वली होना चाहिए। और एक अगर 2 हफ्ते पहले हमारे उत्तराखंड कन्वीनर से बात हुई थी, तो उन्होंने एक जिक्र किया था आर्मी विंग का, तो जिसमें रिटायर्ड आर्मी पर्सनल से उनके एक विंग बना रहे हैं आम आदमी पार्टी की। तो ऐसा कोई प्लान हिमाचल प्रदेश में भी है? क्योंकि आपने बोला कि बहुत सारे लोग आर्मी में एम्प्लॉयड हैं, तो ये एक बड़ा बूस्ट हो सकता है, स्ट्रेटजी हो सकती है। जी, हम लोग अभी 14 विंग के ऊपर काम कर रहे हैं, मेन विंग को छोड़ के। यूथ विंग हो गया, महिला विंग हो गया, और जो आर्मी रिटायर्ड विंग हो गया, जो आर्मी पर्सन रिटायर्ड है उनका विंग हो गया। उसके अलावा हमारा ट्रेड विंग हो गया। तो इस तरह से लेके टोटल हमारे पास 14 विंग्स है, अभी 14 विंग्स पे हम काम कर रहे हैं। ओके, तो जी, that's good. Actually, that's good. 14 wings means it will cover almost every section of the society. Every section of the society. Yeah, no, that's perfect. तो एक मेरा does anyone else have any question? मेरा एक क्वेश्चन है. Yeah, please go ahead. Yeah, I have a question. Hi Shesh bhai, this is Jashwant. तो आपको सपोर्ट कैसा मिल रहा है नेशनल टीम से, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे आप
कौन लीड कर रहा है इसको, प्रभारी कौन है, कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको जी नेशनल टीम से? जसवंत जी, नेशनल टीम से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमारे को। श्री रत्नेश गुप्ता जी हमारे प्रभारी हैं और उनके साथ उनके सहायक हैं सचिन राय जी। तो दोनों ही लोग बहुत सुलझे हुए हैं और रत्नेश गुप्ता जी तो दिल्ली विधानसभा के डायरेक्टर भी हैं, तो उनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है अगर हम बात करें तो दिल्ली की राजनीति में। तो दोनों लोग बहुत एक्टिव हैं और मतलब टाइम टू टाइम हिमाचल प्रदेश में, और पिछले 6 महीने में मेरे को लगता है कि वो 3 महीने हिमाचल प्रदेश में ही उन्होंने दौरा किया, क्योंकि आपको पता ही है हिमाचल प्रदेश में जो यहाँ के जो जियोग्राफिकल कंडीशन है किस तरह से है। तो 3 महीने और ऑलमोस्ट आधा हिमाचल हम लोगों ने कवर किया है उनके साथ मिलके। जगह जगह पे हमने मीटिंगें की है। अभी उन्हीं के स्पोर्ट से हम लोग शिमला में ऑफिस ओपन कर पाए हैं, जो हमारा स्टेट ऑफिस है। लास्ट 31 जनवरी को हमने उसकी ओपनिंग की थी। तो मतलब बहुत अच्छा सपोर्ट है दिल्ली से और टीम बहुत अग्रेसिव है और बहुत मोटिवेट करती है हमें। और हम जैसे जो लोग अभी राजनीति में नए आए हुए हैं तो उन लोगों को भी एजुकेट करती है, प्रॉपर काउंसलिंग, स्कूलिंग, कैसे काम करना है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें टाइम टू टाइम हमारे को मिल रही हैं। मैं बस यही सोच रहा था कि अब हिमाचल में ऐसा क्या कर दिया आपने अचानक 40 में कम से कम 34 या 36 पंचायत इलेक्शंस में 36। ऐसा कैसा क्या जादू किया आपने? सर जादू ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का जादू है। जो मॉडल दिल्ली में पहले क्या होता था कि हम लोग बातें करते थे, बट आज की डेट में अगर हम कहीं पे भी बात जाएं तो हमारे पास एक दिल्ली मॉडल जो है तो वो है हमारे पास लोगों को बताने के लिए। और होता क्या है कि हिमाचल प्रदेश से बहुत सारे लोग दिल्ली में जॉब करते हैं और वही लोग आके अपने गांव में, अपने शहर में डिस्कशन करते हैं कि नहीं दिल्ली में एक्चुअली काम हुआ है और ये लोग काम कर रहे हैं। तो एक पॉजिटिव वेव तो वो था ही। और उसके अलावा हम लोगों ने भी थोड़े से एफर्ट लगाए, जैसे ऑक्सीमीटर अभियान हमने चलाया, तो उससे भी काफी लोगों में पॉजिटिविटी है कि देखो जी कोरोना काल में ये लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना, घर घर में आके ऑक्सीजन लेवल टेस्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे जरूरत पड़ती थी तो हम लोगों को सैनिटाइजर हमने बांटे हैं, ऑक्सीमीटर हमने 4,000 5,000 के करीब हमने ऑक्सीमीटर बांटे हैं लोगों को। तो उससे लोगों के बीच में एक बहुत अच्छा मैसेज गया। तो हालांकि हमने 40 सीटों में इलेक्शन लड़े पर फिर भी हम 36 जीते। तो एक ये मतलब दिल्ली मॉडल का ये करिश्मा है। ये तो पहला जो दिल्ली इलेक्शन था उसका रिपीट हुआ है तो जी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू सो मच। और मेरा एक कंसर्न था, और क्योंकि जो पंचायत इलेक्शन या लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, जो यहाँ पे विनर्स होते हैं, ये लास्ट पीपल हैं जो फाइनल पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, जी, राइट। और इनमें से जो मोस्टली लोग इलेक्टेड होते हैं, ये इनको कैसे स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, उनके राइट्स क्या हैं, उनकी कमेटी में कौन कौन है, उनको मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है। और वो जो कलेक्टर्स और डीएम और एसडीएम होते हैं, एक काइंड ऑफ वो हमारे नौकर हैं, बल्कि वो इलेक्टेड लोगों को नौकर बना के रखते हैं। तो मैं सोच रहा था कि और हमारे पास हम लोग ऐसे रिसोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं और जो हमारे इलेक्टेड लोकल बॉडी कैंडिडेट्स हैं उनको एजुकेट कर सकते हैं कि उनके राइट्स क्या हैं और वो लोग क्या क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ हेल्प चाहिए तो हम लोग इसके बारे में आगे काम करना शुरू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसके लिए हमारे को आपसे हेल्प की ज़रूरत रहेगी। और अब लोग हम जोड़ ही गए हैं तो अब हम लोग मिलते रहेंगे और डिस्कशन करते रहेंगे। और जो लोग हैं उनको स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes. आपका जो पॉइंट है बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी अलाइन करें। और बाकी जो हमारे पास भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस सेक्टर में काम किया हुआ है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो, चाहे वो मतलब लेक्चरर, प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल्स तक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हैं लोग हमारे पास, और आपकी भी जहाँ पे हेल्प की जरूरत होगी तो हम लोग डेफिनेटली आपसे हेल्प लेंगे इसमें। अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग जितना ही जागरूक रहेंगे उतना ही अच्छे से पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, काम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश मोस्टली हिली एरिया है, राइट। और 70% लोग पहाड़ों पे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं।
तो मुझे वहाँ पे इन्वायरमेंटल से सेंसिटिविटी कितने लोग कितना कंसर्न इन्वायरमेंट को लेके, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको कैसे कैश कर सकते हैं अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी में? डेफिनेटली हिमाचल के लोग बहुत जागरूक हैं और इन्वायरमेंट के लिए हमेशा कंसर्न रहते हैं, और टाइम टू टाइम हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एजिटेशंस होते रहते हैं। अगर कोई भी पॉलिसी अगर एंटी इन्वायरमेंट हो तो लोग उसके लिए जागरूक रहते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे कि हिमाचल का जो इन्वायरमेंट है उसको बचाएं। तो इसके लिए हमारे पास भी कुछ एजेंडेज हैं जो हम आने वाले टाइम में रखेंगे आगे। Okay, I think we should keep environment in mind, thinking how many people lives in top areas and they love environment. So it's a key issue there, other than health, education and water, electricity. बिल्कुल। Yeah. Any last message हमारे लिए, हमारे NRI टीम के लिए कोई last message कि हम लोग कैसे और ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आम आदमी पार्टी को आगे बढ़ा सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी बहुत सहयोग की ज़रूरत है। और देखो क्या है कि आप जैसे लोग अगर हमारे को एजुकेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता के बीच में मैसेज आएगा एक कि देखो यूएस से, कनाडा से लोग एनआरआई लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप जो प्लेटफॉर्म हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें और भी लोगों को अलाइन करें और भी लोगों को जोड़ें इस प्लेटफॉर्म में, ताकि एक मैसेज जाए लोगों के बीच में कि नहीं, इनके साथ हिमाचल प्रदेश से नहीं और भारतवर्ष से ही लोग नहीं जुड़े हुए हैं, बाहर से भी लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव मैसेज होगा। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे और भी लोगों को अलाइन करें इसमें। थैंक यू आदित्य जी, आपने समय दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके पूरी टीम के साथ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोग आज रूबरू हुए एक दूसरे के साथ। और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हम लोग जुड़ते रहेंगे एक दूसरे के साथ, बिल्कुल, और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और धन्यवाद। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा हिमाचल प्रदेश के बारे में, वहाँ की राजनीति के बारे में और आम आदमी पार्टी क्या कर रही है।